Hello students, in this session you will learn stereoisomers, which is an important topic of organic chemistry. Stereoisomers. As you know, isomers are the compounds having same molecular formula, right, but different properties. Such compounds are called as isomers. And isomers having two broad categories, that is structural isomers and stereoisomers. In last session we have discussed structural or constitutional isomers, like chain isomers, like position isomers, functional isomers, metamers, and tautomers, right? In this session, we will discuss stereoisomers. What are stereoisomers? So that is compounds which having same molecular formula but different positions or orientation of atoms or group of atoms in 3D space. So just take an example. Suppose a tetrahedral carbon having four different valencies satisfied by four different groups, right? It's a methyl group. Here is a ethyl, CH2, CH3, and hydrogen is on the dash, that is behind the plane, and hydrogen on the vase, a dash behind the plane, and OH on the vase, that is above the plane, right? तो इस वैज एंड डैश या फिर फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर में जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज 3D स्ट्रक्चर. यू कैन सी कि जो दो ये बॉन्ड आप देख पा रहे हो ना, जो एक लाइन में दिखा रहे हैं आपको, ये प्लेन पे होगा प्रेजेंट. तो मिथाइल एंड इथाइल जो ग्रुप है ये प्लेन पे है, राइट. और हाइड्रोजन प्लेन के पीछे है, मतलब जिस स्क्रीन पे आप इसे देख रहे हो उसके पीछे की तरफ हाइड्रोजन होगा और OH ग्रुप आपकी तरफ आ रहा होगा, स्क्रीन से दूर आपकी तरफ. इसको हम लोग वैज कहते हैं, राइट. अब एज्यूम करो कि यहाँ पे मैं अगर पोजीशंस को चेंज कर देता हूँ, लाइक अब मैंने OH को प्लेन पे ले लिया और CH3 को वैज पे ले लिया है, लाइक दिस. CH3 को वैज पे ले लिया और हाइड्रोजन अभी भी कहाँ पे, प्लेन के पीछे है. तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप इसको किस तरीके से देखते हो कि क्या मैंने जो दो स्ट्रक्चर बनाए हैं वो सेम है या फिर अलग है? तो यहाँ पे ग्रुप की पोजीशंस को यहाँ पे मैंने चेंज किया हुआ है, राइट. तो ये पोजीशन एक सिंपल कंपाउंड के रोटेशन से आ सकता है या फिर ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं. तो इस तरह की जो टॉपिक्स होंगे उसकी बात हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स में करेंगे. तो स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ टू काइंड्स, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल. तो कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के, यानी एक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन, उसको कॉन्फॉर्मेशनल कहते हैं. और कॉन्फिगरेशनल का मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग कंपाउंड्स होंगे और उन कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री होगी उनमें पोजीशंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स वो 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंट होगा. तो जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, राइट. तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस में. अगर हमने दो ग्रुप लिए हुए हैं एक डबल बॉन्ड के सिस्टम में, एक हाइड्रोजन लिया है, दूसरा CH3 लिया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर मैं दोनों CH3 को सेम साइड में यहाँ पे रखता हूँ और एक दूसरा स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ किया है जहाँ पे दोनों CH3 को एक दूसरे के अपोजिट साइड में रखता हूँ, राइट. तो आप में से आप ये भी सोच सकते हो इसमें कि मे बी हमने इस बॉन्ड को रोटेट कर दिया होगा जिसकी वजह से जो ये CH3 है ये नीचे की तरफ आ गया और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ गया, है ना. ऐसा कुछ सोच रहे होगे. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के अबाउट जो रोटेशन है वो फिजिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल. इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये फ्री नहीं है. रेस्ट्रिक्टेड वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और पाई बॉन्ड भी टूट जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है और सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है. तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग है, लेकिन जो पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग में था, जैसे इस ग्रुप को हम रोटेट करते हैं तो फिर ये पाई बॉन्ड टूट जाता है. इसका मतलब ये जो दो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिए हुए हैं ये दोनों स्ट्रक्चर फर्स्ट कंपाउंड के या फर्स्ट मॉलिक्यूल के रोटेशन के बाद सेकंड मॉलिक्यूल नहीं बन रहा होगा. दिस टू आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, दिस आर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, राइट. तो इस तरह के जो दो स्ट्रक्चर हैं जिनमें आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम लग रहा है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है. ब्यूटीन आपको लग रहा है 2 ब्यूटीन है ये, तो इसको हम C4H8 कह सकते हैं, वो भी सेम है.
लेकिन 3 डायमेंशन में जो ओरिएंटेशन थी दोनों CH3 ग्रुप की डबल बॉन्ड के अबाउट, एक बार अपोजिट साइड में था और एक बार सेम साइड में था, राइट। तभी नेक्स्ट पार्ट में भी पढ़ने जा रहे हैं कि सिस एंड ट्रांस फॉर्म्स हैं, तो इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। और ये भी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, राइट, क्योंकि 3D में ग्रुप्स की पोजीशन अलग है। तो आज के इस सेशन में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म का पहला पार्ट। तो जैसे आप जानते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफर ओनली इन ज्योमेट्री ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इस बात को मैंने अभी पहले भी बताया थोड़ी देर पहले। एंड देन आइसोमर्स विच पोजेज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स और ग्रुप्स इन द स्पेस। और ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और फ्रोजन रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलवेज हर केसेस में डबल बॉन्ड के अबाउट ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने केस यहाँ पे लिया है साइक्लोपेंटेन का, राइट, और साइक्लोपेंटेन में 1-2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं, एक CH3 यहाँ पे है, दूसरा CH3 यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। एक दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन का। इस केस में CH3 की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड्स में है। तो क्या आप ये सोच रहे हो यहाँ पर कि हमने अगर एक बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को रोटेट कर दिया होगा तो फिर ये स्ट्रक्चर आ जाएगा? तो फिर से सेम कंडीशन है कि साइक्लिक सिस्टम है, इट्स ए रिजिड सिस्टम और फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे रोटेशन को हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड और फ्रोजन रोटेशन। तो ये रोटेशन अगर आप करते हो तो जो साइक्लिक सिस्टम है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब रोटेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। इसका ये मतलब हुआ कि कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, दिस टू आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं 2 डिफरेंट कंपाउंड्स की, ये डिफरेंट कंपाउंड्स को बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको हम आपस में कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बात समझ में आ गई? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है? आपको लगेगा कि ये दोनों आइसोमर्स जो है एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं रोटेशन की वजह से, लेकिन अगर वो रोटेशन फिजिबल ना हो, पॉसिबल ना हो, तो फिर उन्हें हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो डबल बॉन्ड सिस्टम में अगर आप रोटेट करोगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जैसे अभी हमने C डबल बॉन्ड C लिया है, C डबल बॉन्ड N लिया है और N डबल बॉन्ड N लिया है। या फिर किसी साइक्लिक सिस्टम में अगर आप बॉन्ड को रोटेट करते हो, किसी बॉन्ड के अबाउट रोटेट करते हो ग्रुप को, तो भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ऐसे केसेस में हम लोग रोटेशन नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि दिस 2 स्ट्रक्चर्स आर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो कंडीशंस देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एटम्स। रेस्ट्रिक्टेड एटम क्या होते हैं? तो जिनके अबाउट रोटेशन फ्री नहीं है या जिसके अबाउट रोटेशन अलाउड नहीं है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन है कि जो दोनों रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैं उनके उस रेस्ट्रिक्टेड एटम पे जो ग्रुप लगा होगा, अटैच होगा, दैट शुड बी डिफरेंट। तो 2 डिफरेंट एटम्स अटैच होने चाहिए रेस्ट्रिक्टेड एटम से। जैसे मान लो कि अभी हमने केस लिया था कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का, राइट। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने OH ग्रुप लगा दिया, एक लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है, और कार्बन की भी दोनों वैलेंसी मैंने अलग अलग रखी है, एक को CH3 लिया है और एक को H लिया है, राइट। अब एज्यूम कर लो कि मैंने यहाँ पर इन दोनों को CH3 ही ले लिया होता, तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो पहले हमने देखा कि 2 रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हमारे पास है, कार्बन एंड नाइट्रोजन, दिस 2 आर रेस्ट्रिक्टेड एटम्स, आइडेंटिफाई हो गया। तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। अब देखते हैं ये सेकंड कंडीशन को क्वालिफाई करता है या नहीं। तो नाइट्रोजन के 2 ग्रुप हैं, अलग अलग हैं, एक लोन पेयर है और एक OH है, और कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो कंपाउंड होगा जिसको हम ऑक्साइम कहते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसा होगा? तो आपने OH और इस लोन पेयर की पोजीशन को इंटरचेंज कर देनी है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसका आ जाएगा। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली अगर हम कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड सिस्टम यानी एल्किन के सिस्टम को ले लें, तो एल्किन के सिस्टम में आपको देखना होगा, या तो हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं या फिर हम किसी दूसरे ग्रुप के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो मान लो यहाँ पर एक कार्बन से मैंने क्लोरीन और हाइड्रोजन अटैच किया, दूसरे से मिथाइल और हाइड्रोजन अटैच किया, तो मैं Cl और CH3 के रेस्पेक्ट में सिस एंड ट्रांस नहीं कह सकता। जो सेम ग्रुप होंगे ना, सिमिलर ग्रुप, उनके रेस्पेक्ट में ही इनको हम सिस एंड ट्रांस कह सकते हैं, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि दोनों रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे एक ग्रुप जो है एटलीस्ट वो कॉमन है, दैट इज़ हाइड्रोजन। तो आपको रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे जो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं उनकी पोजीशन को कंपेयर करना है। तो एक बार दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में आ रहा है तो ऐसे स्ट्रक्चर को सिस कह देंगे, और दूसरे स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन अपोजिट साइड में जा रहा है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रांस कह देंगे। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई खुद भी कर सकते हो कि जो पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 दिया है ये आपका सिस होगा, जो दूसरा एग्जाम्पल है आपका ये ट्रांस होगा। और थर्ड स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि पाई बॉन्ड 2 हैं तो हमें दोनों के अबाउट और ग्रुप अलग अलग लगे हैं। ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा ही, दोनों ग्रुप रेस्ट्रिक्टेड एटम पे अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, सिस है, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये भी क्या है, सिस है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं सिस एंड सिस, राइट। सेकेंड स्ट्रक्चर पे आते हैं, इनफैक्ट फोर्थ पे आते हैं। तो फोर्थ वाले पे आप देखोगे कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पहले क्या है, सिस है, और फिर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, राइट। तो इसको हम लोग कह देंगे सी टी यानी सिस ट्रांस। तो पहला केस हमने लिया सिस एंड सिस, दूसरा केस लिया सिस एंड ट्रांस। तो ये जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग खुद दो। ठीक है, ड्रॉ कर लिया, गुड। तो फर्स्ट जो है इसमें हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है, इसे क्या कहोगे आप? ठीक है, बताओ, ट्रांस। ओके, और यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी क्या होंगे, ट्रांस, गुड। तो थर्ड आपने पढ़ा सिस सिस, फोर्थ आपने पढ़ा सिस ट्रांस, और फिफ्थ आपने पढ़ा ट्रांस ट्रांस। समझ में आ गया कि सिस और ट्रांस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं अभी। अब देखो साइक्लिक सिस्टम में भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन के केस में इनको हम 1 2 सिस ट्रांस कहेंगे, इसको भी 1 2 सिस ट्रांस कहेंगे, इसको हम लोग 1 and 3 सिस ट्रांस कह सकते हैं, और इसको हम 1 and 4 सिस ट्रांस कहेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आप कार्बन के नंबर को यहाँ पे देख सकते हो कि इट्स 1 2 3 and 4, राइट। तो जो दो ग्रुप लगे हुए हैं ना, यानी रेस्ट्रिक्टेड एटम जो है वो एटम है फर्स्ट एंड फोर्थ, इनको फर्स्ट एंड फोर्थ का सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स कह सकते हैं। तो फर्स्ट केस में आप देखते हो कि आप मिथाइल या फिर हाइड्रोजन इनके रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस कह सकते हो, तो ये स्ट्रक्चर कैसा आ गया, ट्रांस आ गया। ठीक है, सेकंड वाले में आप देखोगे कि यहाँ पे MeHCl, राइट, यहाँ पे कोई भी दो ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि सेम है, तो ऐसे केस में हमें E and Z करना होता है, जो मैं भी नेक्स्ट पार्ट पे आपको बताऊंगा। और फिर यहाँ पे मिथाइल के रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि दोनों सेम साइड में आ रहा है, तो ये सिस होगा। और इस केस में भी आप देख रहे हो कि चारों ग्रुप यहाँ पे अलग हैं, तो यस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अनडाउटली शो करेगा, लेकिन ऐसे केसेस में हमें फिर EZ आइसोमेरिज्म देखना होता है, जैसे हमने सिस ट्रांस पढ़ा है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 3 होगा और ये 1 3 सिस होगा। ठीक है, ऑक्साइम के केस में हम लोग सिन एंड एंटी लेते हैं, राइट, यहाँ पे भी सिन एंड एंटी हो जाएगा। तो इस तरह से केस हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे भी देख रहे हो कि इस नाइट्रोजन पे भी दोनों ग्रुप अलग हैं और इस नाइट्रोजन पे भी दोनों ग्रुप अलग हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, और ये लास्ट एग्जांपल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इन सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। तो बेसिकली इन स्ट्रक्चर में हमें देखना था कि क्या ये जो दो कंडीशंस हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड करने की, उसको ये सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि इट्स सिस, हियर एच के रिस्पेक्ट में ट्रांस, एंड हियर मिथाइल या फिर एच के रिस्पेक्ट में ट्रांस। लेकिन जो ये दोनों ट्रांस है ना, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ेंगे, इनको हम लोग कह देंगे एनेंशियोमर्स, नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस, राइट। और ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बी के केस में, ये ए का केस था, तो बी के केस में आप देखोगे कि इसको डेकालिन कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज डेकालिन। तो डेकालिन एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन दोनों ही वैज पे है, यानी प्लेन से बाहर की तरफ आपकी तरफ जा रहा है, तो ये कहलाएगा सिस। सेकंड वाले में देखोगे कि एक हाइड्रोजन वैज पे है, यानी प्लेन से आपकी तरफ आ रहा है बाहर की तरफ, और एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ जा रहा है, यानी अपोजिट है, तो ट्रांस है ये। ठीक है, एक सिस एक ट्रांस, इसको डेकालिन कहते हैं। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे जहाँ पे या तो ओनली सिस या ओनली ट्रांस, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि जितने हाइड्रोजन हैं ये सब के सब इनके रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चर सिस है। तो जितने भी पाई बॉन्ड यहाँ पे हमने बनाए हैं ये सारे सिस हैं, इसमें लोग लिख सकते हैं ऑल सिस, राइट। और इस वाले स्ट्रक्चर में जिसको मैं भी रेड से सर्कल कर रहा हूँ,
इसमें कुछ सिस हैं और कुछ ट्रांस हैं, तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क होगा, ठीक है, आप इसमें प्रैक्टिस आप करना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।